मध्य प्रदेश के वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। हाँ, मैंने देखी। आग की लपटें, टूटी हुई गाड़ियां और धुएं के बीच एक जलती हुई एम्बुलेंस। बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। और बात यह है कि ये सब किसी शहर के दंगे की तस्वीरें नहीं हैं। ये एक नामी गिरामी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कैंपस की है। वीआईटी भोपाल। हाँ, वीआईटी भोपाल 26 नवंबर 2025 की रात करीब 4000 छात्र सड़कों पर थे और उनका गुस्सा मतलब इस हद तक भड़क गया कि करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई। और ये तस्वीरें देखकर जो पहला सवाल दिमाग में आता है वो यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? ये छात्र हैं, मतलब देश का भविष्य। हाँ, इन्हें तो क्लासरूम और लाइब्रेरी में होना चाहिए था। ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन्हें आगजनी और तोड़फोड़ का रास्ता अपनाना पड़ा? बिल्कुल यही सवाल, और आज हमारी चर्चा का केंद्र भी यही है। हमारे पास द साइबर एक्सप्रेस, एनडीटीवी, पत्रिका न्यूज, जनसत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब इन सब की रिपोर्ट्स का एक पूरा जखीरा है। तो काफी जानकारी है हमारे पास। हाँ, और हम इस आग की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक रात के हंगामे की कहानी नहीं है। ये तो महीनों से सुलग रही चिंगारियों की दास्तां है, जो भरोसे के टूटने से शुरू हुई और एक भयानक विस्फोट पर खत्म हुई। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 4000 छात्रों का धैर्य आखिर क्यों और कैसे जवाब दे गया। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस चिंगारी की बात करते हैं जिसने इस आग को भड़काया। एनडीटीवी और पत्रिका न्यूज की जो रिपोर्टें हैं वो बताती हैं कि छात्रों का गुस्सा सीधे तौर पर उनकी सेहत से जुड़ा था। हॉस्टल के मेस का खाना और पीने का पानी। हाँ, वही। और ये कोई मामूली शिकायतें नहीं थी कि भाई खाना स्वादिष्ट नहीं है या नहीं। आरोप बहुत बहुत गंभीर थे। छात्रों का कहना था कि उन्हें गंदा, अधपका खाना और दूषित पानी दिया जा रहा था। और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि कई छात्रों को पीलिया यानी जॉन्डिस हो गया। सोचिए जरा, एक अभिभावक अपने बच्चे को लाखों रुपए खर्च करके एक प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ने भेजता है। बिल्कुल। और उसे वहां से पीलिया जैसी बीमारी मिलती है। बिल्कुल। ये तो किसी भी माँ बाप के लिए एक बुरे सपने जैसा है। ये तो डरावनी बात है। और जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है, ये कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं थी। बिल्कुल। छात्रों और उनके माता पिता महीनों से शिकायतें कर रहे थे। हाँ, ये लंबे समय से चल रहा था। मेस में साफ सफाई की कमी, खाने की खराब क्वालिटी और प्रशासन की तरफ से लगातार अनदेखी। मतलब एक तरह से उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा था। बिल्कुल। और जब आप अपनी सबसे बुनियादी जरूरत मतलब साफ पानी और सेहतमंद खाने के लिए लड़ रहे हो और आपकी कोई ना सुने तो हताशा पैदा होती है, गुस्सा। बिल्कुल। वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता जाता है। हाँ, एक तरह का दबाव बन जाता है। हाँ, ये उस सूखे जंगल की तरह था जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। और 26 नवंबर की रात वो चिंगारी लगी गई। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। शिकायतें तो कई संस्थानों में होती हैं, पर मामला इतना हिंसक कैसे हो गया? क्या सिर्फ खराब खाना और पानी ही वजह थी, या कहानी में कुछ और भी है? मुझे लगता है इस गुस्से के पीछे गहरा अविश्वास भी छिपा था। अविश्वास? हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस कहानी की जड़ें कुछ महीने पहले हुई एक और घटना में है, जिसने छात्रों और प्रशासन के बीच आप कह सकते हैं कि भरोसे की एक गहरी खाई खोद दी थी। अच्छा। ये मामला था एक डेटा ब्रीच का। हाँ, द साइबर एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने इसका खुलासा किया था। बताया गया था कि यूनिवर्सिटी के 8000 से ज्यादा छात्रों और स्टाफ का पर्सनल डेटा लीक हो गया। और ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं था। इसमें उनकी यूनिक आईडी, ईमेल और यहाँ तक कि पासवर्ड भी शामिल थे। पासवर्ड भी? ये तो किसी की निजी जिंदगी में सीधी सेंध लगाने जैसा है। तो कुछ भी हो सकता है। इस खबर ने छात्रों में खलबली मचा दी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प था। क्या हुआ? यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पर एक सफाई दी। और वो सफाई क्या थी? प्रशासन ने कहा कि जो डेटा लीक हुआ है वो असली नहीं है, वो डमी या परीक्षण डेटा है। डमी डेटा? हाँ, मतलब वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया गया नकली डेटा था और सभी छात्रों का असली डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। डमी डेटा? ये तो बड़ा आसान बहाना लगता है। क्या इस पर किसी ने यकीन किया? मतलब क्या सूत्रों से कोई ऐसी वजह पता चलती है कि इसे सच माना जाए? यही तो भरोसे का संकट पैदा होता है। छात्रों और स्टाफ के मन में सवाल घूमने लगे, क्या प्रशासन अपनी गलती छिपाने के लिए कहानी बना रहे हैं? या सच में हैकर ने सिर्फ टेस्ट डेटा लीक किया? भले ही प्रशासन की बात सच हो, लेकिन एक बार जब शक का बीज पड़ जाता है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है।
तो इस एक घटना ने प्रशासन की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। बिल्कुल। अब मैं कड़ियां जोड़ पा रही हूँ। मतलब जब मेस और पानी की समस्या को लेकर प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिलाया होगा कि हम देख रहे हैं, सब ठीक कर देंगे, तो छात्रों को शायद वो डमी डेटा वाली बात याद आई होगी। सटीक बात। उन्हें लगा होगा कि जैसे तब हमें बहलाया गया था वैसे ही अब भी बहलाया जा रहा है। बिल्कुल। एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर हर आश्वासन खोखला लगता है। छात्रों को लगा कि उनकी सेहत को भी उसी तरह गंभीरता से नहीं लिया जा रहा जैसे उनके डेटा की सुरक्षा को नहीं लिया गया था। तो ये अविश्वास ही वो बारूद था जिस पर खराब खाने की चिंगारी ने आग लगा दी। हाँ, तो उस रात जब 3000 से 4000 छात्र इकट्ठा हुए तो वो सिर्फ गंदे पानी के खिलाफ नहीं बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जिस पर उन्हें भरोसा नहीं था। और फिर हालात बेकाबू हो गए। जनसत्ता और एनडीटीवी की रिपोर्टों में हिंसा का जो ब्यौरा है वो तो चौंकाने वाला है। बसें जलाई गईं, हॉस्टल में तोड़फोड़ हुई, यहाँ तक कि एक एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा गया। एक एम्बुलेंस को? हाँ, और किसी भी तर्क से हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता, खासकर एक एम्बुलेंस को जलाना। ये दिखाता है कि भीड़ का गुस्सा किस कदर तर्कहीन हो चुका था। सही बात है। लेकिन ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने छात्रों के एक बड़े समूह को इस हद तक पहुंचा दिया। ये एक तरह की चेतावनी है। कैसी चेतावनी? कि जब संवाद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लोग खिड़कियां तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस हिंसक रात के बाद प्रशासन की प्रतिक्रिया भी बहुत अनोखी रही। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प दोहरी रणनीति अपनाई। ये समझने लायक है। हाँ, ये इस मामले की जटिलता को दिखाता है। एक तरफ प्रशासन ने छात्रों के गुस्से को कुछ हद तक जायज माना। अच्छा, कैसे? उन्होंने हॉस्टल वार्डन और कुछ दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप था कि इन लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट की और उन्हें धमकाया। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा कदम है। मतलब प्रशासन ने खुद माना कि उनके स्टाफ की तरफ से छात्रों के साथ ज्यादती हुई थी। हाँ, ये तो छात्रों की जीत जैसा है। एक तरह से हाँ। ये एक संदेश था कि हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, तुम्हारी शिकायतें बेबुनियाद नहीं है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। और वो क्या है? उसी प्रशासन ने दूसरी एफआईआर अज्ञात छात्रों के खिलाफ दर्ज करवाई, कैंपस में आगजनी और तोड़फोड़ करने के आरोप में। वाह, मतलब एक ही समय में प्रशासन पीड़ित भी है और आरोपी भी। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी समस्या सही थी लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। क्या ये एक स्मार्ट रणनीति है या फिर ये उनकी द्विधा को दिखाता है? ये एक बहुत ही महीन रेखा पर चलने जैसा है। इसे आप एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी कह सकते हैं। तो वे छात्रों को ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई हो रही है ताकि बाकी छात्र शांत हो जाएं। लेकिन साथ ही वे हिंसा करने वालों को यह संदेश भी दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। तो अब ये रणनीति कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, अब तो मामला सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं रहा, सरकार भी इसमें कूद पड़ी है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार एक सरकारी जांच कमेटी बना दी गई है। हाँ, और ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। इस कमेटी का काम सिर्फ उस रात हुई हिंसा की जांच करना नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। अच्छा? उसे उन सभी जड़ों तक जाना है जिनकी वजह से ये संकट पैदा हुआ। मतलब वो मेस के खाने और पानी की क्वालिटी की भी जांच करेंगे? और क्या वो पुराने डेटा ब्रीच वाले मामले को भी फिर से खंगालेंगे? बिल्कुल। कमेटी को हॉस्टल की व्यवस्था, खाने पीने की गुणवत्ता से लेकर डेटा ब्रीच के दावों तक हर पहलू की जांच करने का निर्देश दिया गया है। तो ये तो बहुत बड़ी जांच होगी। हाँ, अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सेहत और सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। ये एक तरह से पूरे सिस्टम का ऑडिट है। वे सिर्फ घाव पर मरहम नहीं लगाना चाहते, बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि ये घाव लगा कैसे। तो कुल मिलाकर वीआईटी भोपाल की कहानी एक टूटे हुए भरोसे से शुरू होती है, अनदेखी की गई शिकायतों से पनपती है और एक हिंसक रात में फट पड़ती है। अब 2 एफआईआर, एक छात्रों के पक्ष में, दूसरी उनके खिलाफ, और एक सरकारी जांच के साथ ये मामला एक बहुत ही उलझे हुए मोड़ पर खड़ा है। और ये घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये सिर्फ वीआईटी भोपाल की कहानी नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह भारत में तेजी से फैल रहे प्राइवेट उच्च शिक्षा के मॉडल पर भी एक टिप्पणी है, जहां बड़े-बड़े कैंपस और भारी भरकम फीस तो है, लेकिन क्या छात्रों के कल्याण और उनकी शिकायतों को सुनने का वैसा ही मजबूत सिस्टम मौजूद है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या इन संस्थानों में छात्र को एक शिक्षार्थी के तौर पर देखा जाता है या एक ग्राहक के तौर पर? सही सवाल। और अगर वो ग्राहक है तो क्या उसकी सुनवाई हो रही है?
यही असली सवाल है। जब संस्थानों का ध्यान एडमिशन्स की संख्या बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पे ज्यादा होता है, तो कई बार छात्र कल्याण से जुड़ी बुनियादी चीजें वो पीछे छूट जाती हैं। संवाद की कमी, जवाबदेही का अभाव और प्रशासन का अड़ियल रवैया, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां एक छोटी सी भी समस्या एक बड़े संकट का रूप ले सकती है। और वीआईटी भोपाल का मामला इसी बड़ी तस्वीर का एक छोटा लेकिन ज्वलंत उदाहरण है। बिल्कुल। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम इन संस्थानों को ज्ञान का मंदिर कहते हैं, है ना? कहते तो हैं। का सहारा लेना पड़े तो हम असल में वहाँ किस तरह के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं? और ये सवाल सिर्फ वीआईटी भोपाल के प्रशासन के लिए नहीं है, ये देश के हर शैक्षिक संस्थान और नीति निर्माताओं के लिए है। सही बात है। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री और प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब एक ऐसा सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाना भी है जहां हर छात्र की आवाज को उसे महत्व दिया जाए, सुना जाए। क्योंकि जब आवाजें अनसुनी रह जाती हैं तो वे अक्सर चीखों में बदल जाती हैं।